किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 26 फरवरी 2024 है और रोज़ की बात ही आज भी हम आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर हाजिर हुए हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है और उसका सही उपयुक्त समय भी है। तो साथियों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों आज हम बात करेंगे हरी खाद के बारे में। वैसे तो जैविक खेती में हो या रासायनिक खेती हो, दोनों में हरी खाद का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। हरी खाद अगर आप लगाते हैं, हरी खाद के रूप में जैसे ढेंचा है, सनई है, गवार है, जवार है, मूंग है या अन्य कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके पास हरी खाद के रूप में आप लगा सकते हैं, वो चीज़ें अगर आप लगाते हैं तो वो आपकी ज़मीन की उर्वरकता शक्ति को ही नहीं बढ़ाता है, उसके साथ साथ आपकी ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, मुख्य पोषक तत्व, पोटास इत्यादि की डेफिशिएंसी भी चल रही है, उसको भी वो पूरा करने का काम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाया था मेरी सरसों का जिस पर मैंने पिछली साल ढेंचा लगाया, ढेंचे के बाद उसमें सरसों मैंने लगाया और वो सरसों जो जैसे 4 एकड़ में ढेंचा लगा था, 3 एकड़ अलग बच गया था। तो यानी जो 4 एकड़ में सरसों था वो सरसों और 3 एकड़ का सरसों, उसमें ये मान के चलो 18 और 20% का फ़र्क था। यानी कम से कम 4% उत्पादन में भी फ़र्क आएगा और उसके साथ साथ उसकी गुणवत्ता में भी फ़र्क आएगा। तो यानी उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर उसको हरी खाद को आप कमर तक आ जाए उसके बाद उसको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं तो वो आपकी भूमि सुधार का काम भी करता है। क्योंकि आप जानते हैं ढेंचा है, ढेंचे की जड़ों में राइजोबियम होता है जो आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस के जो बैक्टीरिया, पीएसबी, एजोबैक्टर इत्यादि को बढ़ाने में वो आपका सहायक होता है। और ये दोनों चीज़ें जो ऐसी हैं जो फिक्स पड़ा जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस है वो उसको एक्टिव अवस्था में करने का काम करते हैं। क्योंकि जैसे हम खेत में यूरिया डालते हैं 50 केजी या 40 या 45 केजी जो डीएपी डालते हैं, पौधा उसको कुछ ही मात्रा में ग्रहण कर पाता है, बाकी जो बचता है वो नीचे जाके 1 से 1.5 फुट के ऊपर एक रॉक फास्फेट की परत बना लेता है जो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि वो बरसात का पानी न तो नीचे जाने देती है, सिंचाई करते हैं न उसका पानी नीचे जाता है, जिसकी वजह से जल स्तर जो हमारा लगातार नीचे डाउन जाता जा रहा है, वो उसका मुख्य रूप से रीज़न जो है वो रॉक फास्फेट की जो परत है। आप देखेंगे कहीं भी किसी भी खेत में आप देखते हैं तो वो सारा घुलनशील होके यानी डीएपी, पोटास, एसएसपी, यूरिया पूरा घुलनशील होके एक नीचे एक परत बना लेता है, उसको रॉक फास्फेट की परत कहते हैं। वो हमारी ज़मीन के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। उपयोगी दूसरे तरीके से भी नहीं है क्योंकि जो हमारे अर्थवॉर्म है यानी जो नेचुरल केचुए हैं उनको आने में भी वो रोकता है क्योंकि वो परत इतनी गहरी होती, इतनी टाइट होती है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अर्थवॉर्म जो होते हैं वो आप जानते हैं जिस ज़मीन में आ गए उस ज़मीन की काया पलटी हो जाती है। अर्थवॉर्म हर जगह है, बस फ़र्क इतना है उनको लाने की प्रक्रिया हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, लाने का तरीका हमारा सही होना चाहिए और वो सब पॉसिबल होगा। तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग हम करेंगे, गाढ़े गोमूत्र का उपयोग हम करेंगे, कवच का उपयोग हम करेंगे और साथ साथ में हरी खाद हम लगाएंगे और वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार गोबर की खाद डिकम्पोज करके हम खेत में डालने का काम करेंगे और या फसलों के अवशेष को खेत में दबाने का काम करेंगे जिससे कि वो हमारी मिट्टी मुलायम बनेगी और जो रॉक फास्फेट की परत है उसको तोड़ने का काम भी करेगी। क्योंकि जहां एजोबैक्टर, पीएसबी बैक्टीरिया पहुंच गया तो ये समझो कि वो परत टूटने के कगार पर आ जाती है और टूटने के बाद नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी बरसात का पानी भी ज़मीन में जल्दी चूसेगा और उसके साथ साथ सिंचाई आप करेंगे तब भी नीचे जल्दी वो पानी चला जाएगा। लेकिन तरल वेस्ट डिकम्पोजर के उपयोग से आपके खेत में नमी की मात्रा जो है वो बराबर बनी रहेगी। तो मैं हरी खाद के बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके लिए अब सही समय, उपयुक्त समय आपके पास है। जिन साथियों ने सरसों की खेती कर रखी है और उसमें वो आखिरी पानी यानी लास्ट सिंचाई जो करना चाहते हैं, तो सिंचाई करने से पहले
ढेचा हो, मूंगी हो, सनई हो, उसके बीज का छिड़काव जो है वो खड़ी सरसों में ही कर देना ज़रूरी है। खड़ी सरसों में कर दोगे, आखिरी सिंचाई आप लगाओगे, आखिरी सिंचाई करने के बाद जब सरसों की कटाई का समय आएगा तो वो पूरा ढेंचा, सनई पूरा उग के तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसमें सिंचाई, एक सिंचाई और कर दीजिए, सरसों काट के, सरसों निकाल के, और वो ढेंचा जो है यानी 40 से 45 दिन में हमारी कमर तक का आ जाएगा। उससे बेनिफिट आपको ये होगा, एक तो आपका समय बचेगा, यानी अगली फसल अगर आप कोई भी आप लगाना चाहते हो उसमें, उसको सही समय पर आप लगा पाएंगे। क्योंकि जैसे अप्रैल माह में उसकी सरसों की कटाई होती है, उसके तुरंत यानी मई और जून में कोई भी क्रॉप्स नहीं ली जाती, जहाँ तक हमारा मानना है। क्योंकि जो साथी बाजरा, जो साथी गवार, जो साथी मूंग लगाना चाहते हैं बरसाती सीजन का, तो उनके लिए वो बहुत उपयुक्त समय होता है। अगर किसी को कॉटन लगाना है वो एक अलग बात है। कॉटन भी 6 मंथ यानी छठे माह में लगाई जाती है काफ़ी जगह पर। ये ज़रूरी नहीं कि उसको चौथे माह यानी अप्रैल मई में ही लगाया जाए, वो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ हिस्सों में अप्रैल मई में भी, अप्रैल लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट में कॉटन की बुआई की जाती है। और कॉटन वैसे जैविक फार्मिंग करने वाले साथियों को लगाना भी नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो यहाँ पर आप बाजरा ले सकते हैं, बाजरे की अच्छी उपज पैदा कर सकते हैं। गंवार आप ले सकते हैं, गंवार का भाव भी अच्छा है बाज़ार में, और उसको लगाने से उसकी खाद भी अच्छी लगती है। आने वाली फसल के लिए भी आपकी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार होती है, यानी डबल बेनिफिट आप उठा पाएँगे अगर आप सरसों के खेत में ढेंचे का, सनई का, मूंग का इत्यादि का बीज का अगर छिड़काव कर देंगे तो वो लास्ट पानी जैसे ही लगेगा तो वो पानी लगते ही उसमें अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा। और जब सरसों की कटाई करके आप हटेंगे तब एक सिंचाई और कर दीजिए, वो तुरंत यानी आपने सही उसके ऊपर आ जाएगा। यानी इस समय जो अगर आप छिड़काव करवाते हैं मार्च फर्स्ट में, तो वो मार्च लास्ट तक यानी पूरा सीजनेबल हो जाएगा। और उसको अप्रैल मध्य में आप उसको मिट्टी में मिलाइए, उसके बाद कोई भी क्रॉप आप उसमें लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। तरल वेस्ट डिकम्पोजर लगातार आप चलाते रहिए, उससे एक तो वो जल्दी डिकम्पोज होगा और आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस के बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी। तो आज का हमारा मुख्य रूप से विषय यही था कि हरी खाद साल में आपको एक बार अवश्य लगानी चाहिए। वो आपकी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति, और मिट्टी जो आपकी बिल्कुल क्षीण हो चुकी है, जिस मिट्टी का पीएच मान बढ़ चुका है, जिस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन घट चुका है, उनके लिए हरी खाद जो है वो सोने में सुहागे का काम करेगी। तो आप अवश्य लगाइए, और आगे आने वाले समय में किसी विषय को लेकर हम दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। और जो साथी हमारे बीच में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। और जो साथी तरल वेस्ट डिकम्पोजर महाशक्तिशाली कवच और गाढ़ा गोमूत्र लेना चाहते हैं, वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित कोई भी किसी भी साथी को जानकारी लेना चाहे तो वो आप वीडियो पर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ले सकते हैं। आने वाले समय में फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आगे चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।